डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास की ज्योग्राफी में हमारा 16वां चैप्टर चल रहा है, जैव एवं अजैविक संसाधन। उसमें हम अजैविक संसाधन में हम जल के बारे में बात कर रहे थे और कल हमने धरातलीय जल के बारे में बताया था कि हमारी पृथ्वी पर धरातलीय जल कितना है और भारत में जल का कितना हिस्सा है। आज हम बात करेंगे बच्चों धरातलीय जल का उपयोग। आज यहाँ से हम बात करेंगे धरातलीय जल का उपयोग। तो देखिए बच्चों, धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89% कृषि कार्यों में किया जाता है, सिंचाई में। और 9% जो है वो घरेलू कार्यों में, पीने के, कपड़े धोने के आदि के काम में आता है, पशुओं को पिलाने, नहाने धोने। एवं 2% औद्योगिक कार्यों में, उद्योगों में भी 2% जल का उपयोग किया जाता है, जो नदियों, झीलों, तालाबों और नहरों द्वारा प्राप्त किया जाता है धरातलीय जल का। भारत की समुद्र तट रेखा विशाल एवं आंशिक कटिबढ़ी है, इसलिए केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत सी लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें कैसी होती हैं बच्चों? किनारे में जो तटवर्ती इलाका होता है उसमें लहरों के द्वारा एक अपर्दन होने से, कटाव होने से क्या है, एक आकृति बन जाती है जिसे लैगून झील कहते हैं। जैसे कि ये हमारे भारत की आकृति है, इसमें ये लहरें हैं। ये लहर क्या है, इस भाग को काटती जाती हैं इस तरीके से, और काटती जाती हैं और ये इधर से बंद हो जाता है। तो ये जो झील होती है वो लैगून झील कहलाती है। क्या कहलाती है? लैगून झील कहलाती है, जो लहरों के द्वारा अपर्दित होकर के बनाई जाती है, जो ज़्यादातर तटीय इलाकों में पाई जाती है। यद्यपि उन जलाशयों का जल कैसा होता है, खारा है, लेकिन मछली पालन, नारियल और चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई में इस जल का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया बच्चों धरातलीय जल। अब आता है हमारा भूमिगत जल संसाधन, भूमि के अंदर वाला संसाधन। तो देखिए बच्चों, भारत में वर्षण यानी वर्षा और बर्फ के गिरने से प्राप्त कुल 4000 घन किलोमीटर जल में से केवल 790 घन किलोमीटर जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। कितना? 790 घन किलोमीटर। इसमें से 430 घन किलोमीटर जल भूमि की ऊपरी सतह तक तो पहुंचता है। प्रत्यक्ष रूप से यही जल कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है। शेष 360 घन किलोमीटर जल धरातल के नीचे प्रवेश स्तर तक पहुंचकर कठोर और अभेदन चट्टानों पर एकत्रित हो जाता है, जहां का भेद नहीं किया जा सकता। और यही जल बावड़ी, कुएं, नलकूप खोदकर प्राप्त किया जाता है। ये बच्चों भूमिगत जल के उपयोग का डायग्राम है। इसमें सबसे ज़्यादा कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, 92.8%। इसके बाद 0% है, 92% है खाली। उद्योग में 5% और घरेलू कार्यों में 3% किया जाता है। तो देखिए बच्चों, कुल भूमिगत जल 790 घन किलोमीटर में से 225 घन किलोमीटर जल का ही आर्थिक दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए अभी तक लगभग 78 घन किलोमीटर जल भूमिगत जल संसाधन का ही उपयोग किया जा सका है हमारे भारत में। भूमिगत जल की प्राप्ति सामान्यतः आग्नेय व कायांतरित कठोर शैलों में नहीं होती है, इसलिए भूमिगत जल की मात्रा प्रदेशानुसार भिन्न भिन्न है। यानी भूमि के अंदर का जो जल है वो प्रदेशों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग उत्तर प्रदेश में, झांसी, बांदा और हमीरपुर जिले राजस्थान के अधिकांश पूर्वी भागों में यहाँ कठोर चट्टानें मिलती हैं। इन क्षेत्रों में जल चट्टानों की संधियों में मिलता है, इसलिए
नलकूप एवं कुएं बावड़ी नदियों तालाबों के किनारे एवं भराव क्षेत्र के आसपास ही खोदे जाते हैं ज़्यादातर ये नलकूप कुएं। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रंध्र युक्त कोमल चट्टानें होने से यहाँ 44% भूगर्भिक जल स्तर उपलब्ध होता है यहाँ, क्योंकि नदियों से जल स्रोत बढ़ता रहता है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल के प्रचुर भंडार होने से कुएं एवं नलकूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब आता है भूमिगत या भूगर्भिक जल का उपयोग। जो भूमिगत जल है उसका उपयोग देखिए। भूमिगत जल का उपयोग जो डायग्राम में बताया, सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है 92%। उसके बाद 3% जो है वो घरेलू कार्यों में और 5% उद्योगों में किया जाता है। अब आता है बच्चों सिंचाई एवं सिंचाई के साधन। सिंचाई तो जानते होंगे, नहीं तो देखिए, वर्षा की कमी या अभाव के कारण, वर्षा नहीं होती है उसके कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। यानी वर्षा के अभाव में व्यक्ति अपने खेतों में कृत्रिम तरीके से यानी मानवीय तरीके से, मानवीय ढंग से जल की आपूर्ति की जो क्रिया करता है वो सिंचाई कहलाती है। जो साधन सिंचाई के खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं वो सिंचाई के साधन कहलाते हैं। जिन साधनों से जल उपलब्ध होता है, जैसे कि नदियां हैं, नहरें, झीलें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि, और जिन यंत्र यानी उपकरणों द्वारा नदियों, नहरों, झीलों, बांधों, तालाबों, नलों, नलकूपों, कुओं आदि से पानी बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है, उन्हें सिंचाई के उपकरण कहते हैं। सिंचाई के साधन अलग होते हैं बच्चों और सिंचाई के उपकरण अलग होते हैं। जैसे कि रहट है, चड़ा से ये प्राचीन काल में चलते थे। ढेकुली, डीजल पंप यानी इंजन, विद्युत पंप यानी समरसेबल आदि ये यंत्र हैं। तो देखिए बच्चों, ये बॉक्स है, इसमें दे रखा है कि भारत में सिंचाई के लिए जल संसाधन की आवश्यकता। भारत में निम्नलिखित कारणों से सिंचाई की आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से उत्पादन की अधिक आवश्यकता है, इसलिए अधिक सिंचाई की जाती है ताकि उत्पादन अधिक हो सके। दूसरा, वर्षा की अनिश्चितता। हमारे भारत में वर्षा कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, या अनिश्चितता होती है, अनियमितता, कभी जल्दी होती है, कभी देरी से होती है, और बौछारों के रूप में होने के कारण सिंचाई अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण और मौसमी होने से। वर्षा का जो वितरण है वो कैसा, असमान और मौसमी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मात्र 3 महीने ही वर्षा होती है भारत में। गहन कृषि एवं बहुफसलीकरण व्यवस्था के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक कृषि की जाए और बहुफसली यानी एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाए। अगला पॉइंट है कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गन्ना। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है सूखे की समस्या के समाधान के लिए। सूखे के समाधान के लिए, जो सूखा समस्या है उसके समाधान के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है नए एवं संकर बीजों के लिए अधिक और समय पर जल की आवश्यकता होती है, तब सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। अगला है व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई एकमात्र साधन है। जो विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलें, उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई एकमात्र साधन है। अगला पॉइंट है शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें फसल उत्पादन करना है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है मिट्टी की प्राकृतिक एवं चारागाह के विकास के लिए भी सिंचाई उपयोगी है। इसके बाद में आता है इतिहास। देखिए बच्चों, इतिहास की बात करें भारत के सिंचाई के इतिहास की, तो भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के विभिन्न साधन काम में लिए जाते रहे हैं। वैदिक काल में नहर के लिए कुल्या और कुएं के लिए अवर शब्द प्रयुक्त किया गया है, यह अंडरलाइन कर लेना। प्राचीन काल में नहरों को क्या कहते थे, कुल्या, कुओं को कहते थे अवर। मेगास्थनीज के विवरण अनुसार चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त था उसका राज्यपाल था पुष्पगुप्त, उसने पार्वती नदी पर गिरनार यानी गुजरात में बांध बनाकर सुदर्शन नामक झील बनवाई थी। कालांतर में सम्राट अशोक मान ने इस झील से नहरें बनवाई थीं। चाणक्य ने
ईसा पूर्व गुप्त काल में कहा था कि सेतुबंध कृषि के आधार होते हैं। सेतुबंध क्या होते हैं? कृषि के आधार होते हैं। इनके नहीं होने से बाढ़ें आ जाती हैं और वे गांव को बहाकर ले जाती है। इससे जन धन की हानि होती है। जो बंध सेतु होते हैं, सेतु यानी बांध, वो कृषि के आधार होते हैं। भारत में कावेरी नदी पर ईसा की दूसरी शताब्दी में सिंचाई के लिए 300 मीटर लंबा, 12 से 18 मीटर चौड़ा और 5 से 6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था, जो संसार के प्राचीनतम बांधों में से एक है। कावेरी नदी पर देश के वर्तमान में सही अर्थों में कुल कृषि भूमि के लगभग 60% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तरी भारत में नहरों, कुओं और नलकूपों से तथा दक्षिणी भारत में तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत में सिंचाई के धरातलीय एवं भूमिगत जल संसाधनों का निम्न प्रकार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, सिंचाई के साधन देखिए, इधर धरातलीय, इधर भूमिगत। धरातलीय संसाधन सिंचाई के साधनों में नहरें, तालाब आती हैं। नहरें भी नित्यवाही होती हैं, एक अनित्यवाही होती हैं। तालाब भी प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बने हुए, और कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाए गए। भूमिगत जल भी जल स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। एक कुआं होता है, एक नलकूप। कुएं से भी पानी निकाला जाता है, नलकूप से भी। कुआं भी दो प्रकार के होते हैं, पक्का कुआं और कच्चा कुआं। पक्का कुआं यानी कंकड़ पत्थर या पत्थरों से बना हुआ होता है, मिट्टी। और नलकूप यानी खुले भी होते हैं और बंद भी होते हैं। अब आता है जल समस्या। देखिए बच्चों, जल समस्या निरंतर जनसंख्या वृद्धि से जल की प्राप्ति, प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जल की जो उपयोगिता है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति को जल की आवश्यकता होती है। इससे क्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, उद्योग, कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के निस्सरण से प्रदूषित होता जा रहा है, यानी दूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण से उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता निरंतर क्या होती जा रही है? सीमित होती जा रही है। इसके बाद में अगला पॉइंट है जल की उपलब्धता का ह्रास। जल जो प्राप्त होता है उसमें कमी होना। अवांछित पदार्थों से रहित जल शुद्ध जल कहलाता है। अवांछित यानी जो खराब पदार्थ होते हैं वो जल शुद्ध जल कहलाता है। विषैले पदार्थों, सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से जल अपनी जो स्वाभाविक गुणवत्ता है वह खोकर प्रदूषित होने से मानव के लिए क्या हो जाता है? वो अनुपयोगी हो जाता है। इसे जल प्रदूषण या जल की गुणवत्ता में ह्रास कहते हैं। जल प्रदूषण का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो जल के अवांछित जो गुण होते हैं उनमें क्या है? अवांछित तत्व मिलने से वो गुण नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो क्या है? जल अनुपयोगी हो जाता है। उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। विषैले पदार्थों के निरंतर नदियों, नालों, झीलों, तालाबों और समुद्रों में मिलने से जल क्या है? प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है। अत्यधिक प्रदूषक भीतर तक पहुंच करके क्या करते हैं? जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर जल है, जो दरारों में इकट्ठा है, उसको भी प्रदूषित करते हैं। भारत में गंगा, यमुना जैसी पावन नदियां भी अत्यधिक प्रदूषित नदियों का रूप ले चुकी हैं। भारत में जो गंगा यमुना नदी को पवित्र नदी माना जाता है, माता कहते हैं इन नदियों को, वो भी आज बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, जल संरक्षण और प्रबंधन।